हाय फ्रेंड्स। अगर आप एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं डिफरेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जैसे आईआईटी के लिए आईआईटी जैम का जो एग्ज़ाम होता है वो, या सीयूसीईटी के लिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो सीयूसीईटी का एग्ज़ाम होता है वो, और बाकी जो कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर एमएससी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो उन सब के सिलेबस में ग्रेविटेशन भी एक छोटा सा पार्ट रखता है। अभी जनरली सीबीसीएस के सिलेबस में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएशन के सिलेबस से ग्रेविटेशन को हटा दिया गया है या बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म में कर दिया गया है। तो इसीलिए इस टॉपिक को थोड़ा हम लोग रिवीजन करने के लिए मैं एक ये वीडियो एक तैयार किया हूँ। इस वीडियो के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में 20 क्वेश्चंस का एक सेट मिल जाएगा जिसमें से कुछ प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जाकर जो गूगल फॉर्म एक है उसको ज़रूर जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक ना। तो पहले थोड़ा सा हम लोग ये रिवीजन कर लेते हैं। बहुत ही बेसिक है ग्रेविटेशन, हम लोग जानते हैं। तो कुछ बेसिक थ्योरी ही बस हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा चॉक आउट करके रखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन से रिलेटेड ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग जानते हैं कि ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ये कंजर्वेटिव फोर्स है। हम लोग जानते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के लिए प्राइमरी कंडीशन यही है कि फोर्स के कर्ल का वैल्यू जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रल फोर्स भी है। सेंट्रल फोर्स हम लोग जानते हैं कोई एक पॉइंट के टुवर्ड्स या पॉइंट से अवे करने वाला अवे एक्ट करने वाला फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ ये क्राइटेरिया फुलफिल होती है। उसके बाद ये एक ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी हम लोग जानते हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² का होता है। तो उसको हम लोग इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। तो इसको भी ग्रेविटेशन जो है वो फॉलो करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो करता है। अब थोड़ा जान लिया जाए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो मास को हम लोग कुछ एक डिस्टेंस पर सेपरेट करके रखे हुए हैं और दोनों मास स्टेशनरी है, तो दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं। और ये फोर्स का वैल्यू जो होता है वो कैपिटल जी इंटू प्रोडक्ट ऑफ मासेस बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। जी को हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इसी को अगर हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो इक्वल और अपोजिट फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर अप्लाई करते हैं, जिसका वैल्यू जो होता है वो -G m1m2/r² इंटू आर कैप होता है, वेयर आर कैप इज ए यूनिट वेक्टर विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन मास टू अदर मास, ठीक। तो ये इससे इसकी तरफ, इससे इसकी तरफ, ओके। ठीक है, तो ये याद रहेगा हम लोग को। अब हम लोग देख लेते हैं कि कैपिटल जी का जो एसआई में वैल्यू होता है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर -2, और सीजीएस में होता है 6.67 इंटू 10⁻⁸ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम टू द पावर -2, और डायमेंशन जो होता है वो m इनवर्स LQ T टू द पावर -2 होता है, ठीक है। और एक बात याद रखें कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज नॉट डिस्कार्डेड बाय आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बस अब आ गई बात ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। तो ग्रेविटेशनल फील्ड हम लोग जानते हैं कि कोई एक मास है, तो मास क्या करता है कि ऑलवेज एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है आसपास के ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई करता है। तो जितने रीजन तक इसका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है उसी को हम लोग इसका ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। और ये ग्रेविटेशनल फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग या वीक है इसको मेज़र करने के लिए हम लोग ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का यूज़ करते हैं या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का यूज़ करते हैं। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई एक ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर कोई एक यूनिट मास रखा गया है तो वो यूनिट मास पर जितना फोर्स उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक्ट करेगा उसी से हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का
मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग स्मॉल f से लिखते हैं, ये होता है Gm/r², ठीक है। इसका SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये बात याद रखेंगे कि अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जो होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के एकदम इक्वल होता है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कोई एक पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेफिनेशन कैसे देते हैं हम लोग कि अगर उस पॉइंट पर अगर वो पॉइंट किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो उस पॉइंट पर इन्फिनिटी से एक यूनिट मास को लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू होता है V इक्वल्स टू -Gm/r होता है, ठीक है। अच्छा, जिस सरफेस पर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है उसको हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। यानी अगर कोई सरफेस जिस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस के नाम से जानते हैं। अब ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल जो है वो रिलेटेड इस तरह से होते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू होता है -del V होता है, ठीक ना। तो ये हम लोग सब जगह ही देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इस तरह से ही रिलेटेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ऐसे ही पढ़े हैं। और बात याद रखेंगे कि कोई भी अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑलवेज इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू। तो जैसे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल सेल से। स्फेरिकल सेल यानी हॉलो स्फीयर जो है उससे स्टार्ट करते हैं। तो एक हॉलो स्फीयर पकड़ लिया गया जिसका रेडियस a है, तो इसके सरफेस पर पोटेंशियल का वैल्यू -Gm/a होता है और ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू -Gm/a² होता है, ठीक है। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब अगर इसके सरफेस से बाहर कहीं पर एक पॉइंट ले लिया जाए r डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू -Gm/r होता है एंड ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू -Gm/r² होता है। तो देखिए सब वही है, केवल एक ही जगह पर r हो जा रहा है, ठीक है। लास्टली अगर हम लोग इस सेल के भीतर का कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर भीतर की तरफ कहीं एक पॉइंट ले लिया गया, ये इसका रेडियस है, तो यहाँ पर हम लोग का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू जो होता है -Gm/a होता है। यानी जो सरफेस पर मिलता है वही हम लोग को अंदर की तरफ भी थ्रू आउट द स्फीयर, स्फेरिकल सेल जो है यही मिलता है -Gm/a। लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू या ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू सेल के अंदर की तरफ हम लोग को 0 मिलता है, क्योंकि सेल के अंदर कोई मास नहीं है, तो इसीलिए यहाँ फील्ड भी जनरली हम लोग का 0 होता है। अब इसी को हम लोग ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं। मान लिया जाए कि एक हम लोग का स्फेरिकल सेल था जिसका रेडियस हम लोग a पकड़े हुए हैं, इधर की तरफ डिस्टेंस प्लॉट कर रहे हैं, इधर की तरफ पोटेंशियल एंड फील्ड को प्लॉट कर रहे हैं। तो अंदर की तरफ देखा जाए जहाँ तक इसका बाउंड्री है वहाँ तक केवल पोटेंशियल है और वो भी फिक्स्ड है। सरफेस पर पोटेंशियल मैक्सिमम है, अंदर की तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। अब हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल जो है वो कैसे वेरी करता है 1/r का, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है पोटेंशियल बोथ साइड डिक्रीज करते जा रहा है एंड ग्रेविटेशनल फील्ड जो है 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर भी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है हम लोग का ग्रेविटेशनल फील्ड भी 0 होते मतलब डिक्रीज करते जा रहा है, 0 अंदर की तरफ होता है। सरफेस पर मैक्सिमम हुआ और उसके बाद जैसे जैसे हम लोग का डिस्टेंस बढ़ता गया ग्रेविटेशनल फील्ड भी डिक्रीज करते चला गया। अब नेक्स्ट देखते हैं एक सॉलिड स्फीयर के लिए। अगर मान लिया जाए कि एक सॉलिड स्फीयर पकड़ा गया जिसका रेडियस a है, तो इसके सरफेस के किसी एक पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू -Gm/a होता है, जैसे हम लोग हॉलो स्फीयर के लिए भी देखें, एंड ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू Gm/a² होता है। इसको हम लोग ये माइनस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, Gm/a², यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखा गया, ठीक ना। तो F इक्वल्स टू -Gm/a², जैसे हम लोग स्फेरिकल सेल के लिए मिला उसी तरह से यहाँ पर भी।
अगर मान लिया जाए कि इसके बाहर का तरफ पॉइंट, ये जो हम लोग का स्फेरिकल जो हम लोग का स्फीयर मिला, सॉलिड स्फीयर मिला, जो इसके बाहर की तरफ कोई एक पॉइंट लिए हैं, वहाँ पर हम लोग को ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल निकालना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू -gm/r एंड ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू -gm/r², जो उसका मतलब नेगेटिव साइन के साथ, मतलब डायरेक्शन के साथ, और मैग्नीट्यूड हम लोग ये लिख सकते हैं -gm/r², ठीक ना। और ये डायरेक्शन के साथ gm/r² -gm/r² भी हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। तो जैसा हम लोग हॉलो स्फीयर के लिए देखे थे, वैसे ही सॉलिड स्फीयर के लिए ही हम लोग का सरफेस के ऊपर एंड बाहर की तरफ पॉइंट पर मिलता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई एक पॉइंट अगर अंदर की तरफ है तब क्या होगा। मान लिया जाए कि ये सेंटर है, सेंटर से हम लोग का r डिस्टेंस पर पॉइंट को ट्रांसफ़र किया गया, तो इस पॉइंट पर हम लोग का, और इसका रेडियस हम लोग a पकड़े हुए हैं, तो इस पॉइंट पर जो है अंदर की तरफ पॉइंट पर हम लोग को पोटेंशियल का वैल्यू मिलेगा -gm/2aq इंटू 3a² -r², ठीक है। तो ये मिलेगा अंदर की तरफ कोई एक पॉइंट पर पोटेंशियल, एंड फील्ड जो मिलेगा वो मिलेगा हम लोग का F इक्वल्स टू -gm/r/aq, ओके। जहाँ पर r जो हो गया डिस्टेंस हो गया, और a रेडियस ऑफ द स्फीयर हो गया, सॉलिड स्फीयर का रेडियस हो गया। यानी देख रहे हैं अंदर की तरफ हम लोग का पोटेंशियल और फील्ड दोनों मिल रहा है। सॉलिड स्फीयर रहे तो, हॉलो स्फीयर रहने पर पोटेंशियल मिलता है, फील्ड जीरो होता है। अब वेरिएशन देख लिया जाए, तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि पहले ग्रेविटेशनल फील्ड का वेरिएशन देख लिया जाए, तो सेंटर पर जीरो मिलेगा हम लोग का फील्ड, देख लिया जाए। ये आर का वैल्यू अगर जीरो है तो फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो मिल जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, हम लोग का ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो इंक्रीज करते जाता है सेंटर से, ठीक है। सरफेस पर मैक्सिमम होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा इंक्रीज करते जाएगा, सरफेस पर हम लोग का मैक्सिमम होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग का डिस्टेंस इंक्रीज करता है तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड भी डिक्रीज करते चला जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल क्या है कि पोटेंशियल हम लोग जो है सेंटर पर मैक्सिमम मिलेगा, उसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते चला जाता है ये हम लोग का डिक्रीज करते चला जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल के बारे में फॉर ए सॉलिड स्फीयर, ओके। अब देख लेते हैं हम लोग लैपलास इक्वेशन। तो लैपलास इक्वेशन जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं, उसी तरह का लैपलास इक्वेशन यहाँ पर भी मिलता है कि अगर मान लिया जाए कि भी हम लोग का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, देन डेल स्क्वायर भी का वैल्यू जो होता है वो ज़ीरो मिलता है, यानी डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ भी जो है वो ऑलवेज जीरो होगा। ये लैपलास इक्वेशन के सेकेंड्स हम लोग का पॉइसन्स इक्वेशन है। तो अगर मान लिया जाए कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है या सिस्टम ऑफ मासेस हैं, और जिसके अंदर के किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल भी है, तो ये रिलेशन जो होता है वो डेल स्क्वायर भी इक्वल्स टू 4πg इंटू रो होता है, जहाँ पर रो जो है वो पूरे वो सिस्टम का डेंसिटी है, ठीक ना, मास डेंसिटी है, ओके। तो डेल स्क्वायर भी इक्वल्स टू 4π0, ये हो गया पॉइसन्स इक्वेशन, और डेल स्क्वायर बी इक्वल्स टू 0 ये हो गया हम लोग का लैपलास इक्वेशन, जहाँ पर भी जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। अब हम लोग गॉसेस थ्योरम जान लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम है, उसी तरह से यहाँ पर भी गॉस थ्योरम है। ये क्या कहता है कि टोटल जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज सरफेस जो होता है वो, उसका वैल्यू जो होता है, टोटल जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनटू सरफेस एरिया का जो डॉट प्रोडक्ट, उसका इंटीग्रेशन अगर लेंगे तो ये हम लोग को 4πg इंटू मास इनक्लोज्ड बाय द सरफेस होता है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े उसी तरह से कि E.ds इक्वल्स टू कितना होता है हम लोग का Q/ε0 होता है। तो यहाँ पर उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है, सरफेस एरिया n∨ds हो गया, नॉर्मल कंपोनेंट हम लोग लेते हैं, इक्वल्स टू 4πg इंटू मास इनक्लोज्ड बाय द सरफेस होगा। तो ये गॉस थ्योरम हो गया।
ठीक है? अब इसके अलावा कुछ और छोटी-छोटी बातें हम लोग दिमाग में रखेंगे कि अगर अर्थ के अंदर से एक सुरंग कर दिया जाए, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, ये एक अर्थ हो गया, अर्थ पकड़ लिया गया, इधर से इधर तक एक सुरंग कर दिया जाए अंदर से, तो इसमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट डाल दिया जाए तो हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट करेगा, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगा, ठीक है? अच्छा, और एक छोटी सी बात याद रखेंगे कि अगर कोई एक रॉड है तो वो रॉड से आर डिस्टेंस पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड का जो वैल्यू होगा वो 2g ρ/r होता है, ठीक ना? ये एक रॉड पकड़ लिया गया, रॉड से आर डिस्टेंस पर अगर हम लोग को ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है तो इसका वैल्यू 2g ρ/r होता है, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो ग्रेविटेशन से रिलेटेड है, इनको हम लोग अच्छे से थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे और साथ में जो अटैच्ड क्वेश्चन है उसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और हम लोग अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी होगी, कुछ भी होगी, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं डाउट क्लियर करने का कोशिश करूँगा। और इसके बाद मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं टॉपिक वाइज कुछ वीडियो जो है वो जैम के लिए या CU/CT के लिए या दूसरे जो MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हैं उनको जल्दी से जल्दी अपलोड करूँ। थैंक यू।